वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम, जिसे हम सिम्पैथोमाइमेटिक भी बोलते हैं और इसे हम एगोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं एंड जो लोग भी जीपैट की, फार्मासिस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर की उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये एक जैसी भी बुक है, एक्चुअली इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। बाकी मैं आपको समझाती भी जाऊंगी। मेरे पास ये नोट्स पड़े हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आगे पीछे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा इसमें। इसलिए मैं इसी से सिंपली वे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, समझाऊँगी कि आप लोगों को ज़्यादा डाउट ना आए। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हमारे फार्माकोलॉजी में ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका हमारी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे, इस पर कौन से रिसेप्टर बाइंड करते हैं, कैसे कैसे ये एक्शन अपना शो करते हैं, हम वो भी जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सब ये देखेंगे कि एड्रेनर्जिक सिस्टम हमारी बॉडी में क्या कैसे काम करता है। तो देखिए, इस सिस्टम से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि फ़ाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आते हैं अपने एड्रेनलिन जिसे हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन जिसे हम बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन। ठीक है, तो यही वो जो केमिकल होते हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं और फिर वो अपने एक्शन को शो करते हैं। अब यदि ये केमिकल हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होने लगेंगे तो फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन में मतलब ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है, हाई बीपी होना एंड हार्ट रेट का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाती हैं। तो इन्हें हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। मतलब एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो एड्रेनलिन है या नॉर एड्रेनलिन है, ये कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे कैसे बनता है और फिर वो अपना कहाँ पर एक्शन अपना शो करता है, किन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, कैसे कैसे वो अपना एक्शन शो करेगा, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर दें। देखिए, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये बता देती हूँ कि यदि आप लोगों को इसमें जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड यदि आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी बता दीजिएगा। बट देखिए, यदि आप लोगों को नोट्स ही चाहिए होंगे तो वो आपको हर जगह कहीं पर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। बट मेरा मोटिव ये रहता है आपको समझाने का। ठीक है, कि यदि मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ तो वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आए, इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर आप उसके बाद नोट्स आप कहीं से भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ईज़िली वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा मोटिव ये है। बट यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है और यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस चाहिए हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये जो हार्मोन्स रहते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एंडोजिनस कैटेकोलामिन। एक्सोजिनस में जाएंगे डोब्यूटामिन, आइसोप्रेनालिन। नॉन कैटेकोलामिन में जाएंगे टायरामिन, एफेड्रिन, एम्फेटामिन, फिनाइलेफ्रिन, साल्पेटमोल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होता है, यहाँ से हमारा एंजाइम रिलीज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है अमीनो एसिड। सबसे पहले जो हमारा अमीनो एसिड, देखिए, जो हमारा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो हमारा बनता है वो सबसे पहले हमारे अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ये अपना नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। आप लोग जानते होंगे कि अमीनो एसिड दो तरीके के होते हैं, एक एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, उसमें से हमारा होता है अपना टायरोसिन।
टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जिससे बनता है एल डोपा। एल डोपा से डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उससे बनता है डोपामिन। फिर वहाँ पे जाता है अपना डोपामिन से बनेगा नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन से बनता है एड्रेनलिन। फिर यहाँ पे जाके अपना रिसेप्टर में जाके बाइंड हो जाता है और जो भी यहाँ पे कुछ बचा रहता है जो अपने रिसेप्टर पे जाकर बाइंड नहीं हो पाता वो फिर से रीएप्टेक की प्रोसेस में चला जाता है। फिर वहाँ से वेसिकल में जाएगा, वेसिकल से फिर वहाँ पे जाके नीचे जाके अपना क्या रिसेप्टरों से बाइंड होता रहेगा। ठीक है, ये इसकी एक सिंपल प्रोसेस है। अब हम इसको समझते हैं कि देखिए इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप अपना क्या होता है, अपना टायरोसिन। और यदि रेट लिमिटिंग स्टेप का यदि हम एंजाइम पूछ लें तो वो क्या होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये नहीं रहेगा तो ये आगे की प्रोसेस बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो इसे ही इनहिबिट करने के लिए अपनी मी टायरोसिन आता है। डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करने के लिए कार्बिडोपा एंड बेंसेराजेड ड्रग्स आती हैं। डोपामिन वेसिकल में ना जाए उसके लिए अपना क्या होता है यहाँ पे रिसर्पिन यूज़ किया जाता है। डोपामिन से नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट ना हो इसके लिए हम डाइसल्फिराम का यूज़ करते हैं। नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर से बाहर ना जाए इसके लिए हम ग्वानिथिडीन एंड ब्रिटेलियम का यूज़ करते हैं। और ये अपने अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड ना हो इसके लिए हम COMT और माओ रिसेप्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सभी हमारी ड्रग्स कहलाती हैं, इन सबको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अपनी आगे की प्रोसेस। देखिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे 2 जगह बाइंड होता है, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा में 2 होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। बीटा में 3 होते हैं, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। ये होते हैं अपने GS, ठीक है, और ये होता है अपना GQ टाइप, ये होता है GI टाइप। GQ मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कराना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराना, कॉन्ट्रैक्शन कराता है क्योंकि इसमें जो कैल्शियम चैनल होता है, जो कैल्शियम लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका रोल होता है, GQ का रोल होता है अल्फ़ा 1 में। और इसका जो सेकेंड मैसेंजर होते हैं वो होते हैं IP3 एंड DAG पाथवे के थ्रू ये क्या करता है अपना इफ़ेक्ट शो करता है। और इसका मेनली इफ़ेक्ट होता है इसका मेनली जो काम किया जाता है वो ब्लड वेसल्स में, मतलब स्मूथ मसल्स में इसका मेनली काम होता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स में क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। GI का काम क्या होता है, इनहिबिटरी का एक्शन करना, मतलब कि ये काम करता है अपना एडेनल साइक्लेज के थ्रू, है ना। एडेनल साइक्लेज के थ्रू ये अपना सेकंड मैसेंजर बनाता है, फिर वहाँ से अपना इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट रहता है अल्फ़ा 2 का, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्री साइनेप्टिक एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है और प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ये प्री साइनेप्टिक है। बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3 की बात करें तो यहाँ पे जाता है अपना तीनों अपने GS होते हैं, मतलब इन सब का काम होता है स्टिमुलेटरी का, ठीक है। इन सब का स्टिमुलेटरी का काम होता है, मतलब कि मेन यदि हम देखें तो इसका काम होता है स्टिमुलेशन करने का, इन दोनों का काम होता है रिलैक्स करने का, ठीक है, रिलैक्स करने का। मेनली ये काम क्या करता है हार्ट में, और JG सेल मोस्ट प्रोबेबली ये हार्ट में काम करता है, बीटा 1, ठीक है। बाकी ये दोनों आगे हम पढ़ते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी बीटा रिसेप्टर्स पे जो बाइंड होती हैं, जो ड्रग्स जो उसको ब्लॉक करती हैं, वो अपनी हो जाती है नोल वाली ड्रग, नोल या लोल, ठीक है। ये लास्ट पे ये नॉल वाली जो लगी रहेंगी ना, इनको हम बोलते हैं अपनी क्या बीटा एगोनिस्ट या बीटा एंटागोनिस्ट वाली जो ड्रग्स होती हैं, ये वो होती हैं। और जिसमें ये जोसिन वाली जो ड्रग्स होती हैं, लास्ट में ये जो जोसिन वर्ड दिया रहता है, ये वाली ड्रग्स होती हैं, ये अपनी एड्रेनर्जिक पर काम करती हैं, ठीक है। उसको ब्लॉक करने का काम करती हैं या फिर उसके एगोनिस्ट में काम करती हैं। ओके, होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम अपने आगे। देखिए यहाँ पे आया आई में अल्फ़ा 1, ठीक है। अब आई में इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा क्यों पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इसका काम क्या था, कॉन्ट्रैक्शन का काम था। मिड्रियासिस डायलेट ऑन स्टिमुलेशन करना, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, लिवर में ग्लूकोजिनोलिसिस की प्रोसेस को इंक्रीज़ करना, सिलियरी
वैसोडाइलेशन वाई स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर की वजह से इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। देखिए, इसको समझाने का मेरे पास एक बेस्ट तरीका है। चाहे वो ये है, देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारी आँख का डायग्राम है, ठीक है, आई से ये हमारी एक आई का डायग्राम है। इसमें ये जो आपका बीच का पॉइंट है इसे आप मान लीजिए प्यूपल है ये, ठीक है, और ये उसके सराउंडिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने दो तरीके की लाइन बनाई है, एक है ये वाली, एक है वर्टिकल में, एक है सर्कुलर में, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए ये मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे आप तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होने वाली है, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो इसको आप समझ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो देखिए हमारी आइज़ में दो तरीके की लाइन ड्रॉ होती हैं, एक होती है सर्कुलर में, एक होती है वर्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी पीपल है, यदि ये वाली लाइन ठीक है, यहाँ पे देखिए विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और डायलेट भी होती है ना। बट हमारी इसका क्या, इसमें क्या लिखा है, अल्फ़ा 1 का क्या काम है, GQ मतलब कॉन्ट्रैक्शन कराना। माइड्रियासिस होगा, माइड्रियासिस मतलब कि प्यूपल डायलेट होगी। अब प्यूपल डायलेट कैसे होगी, प्यूपल को डायलेट करना है मतलब ये वाली लाइन को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सीलियरी वैसोडाइलेशन होगी, वाई स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। यार ये कहाँ से, एक्वस ह्यूमर यहाँ पे सिक्रेट हो जाएगा। देखिए ये वाली जो सीलियरी मसल्स हैं ये यहाँ पे देखिए GQ अल्फ़ा 1 रेडियल मसल्स, इसे हम बोलेंगे रेडियल मसल्स, ये वाली हो जाएगी अपनी सर्कुलर मसल, ठीक है। रेडियल मसल्स में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो माइड्रियासिस होगी, ठीक है। ये वाली यदि कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पे ये माइड्रियासिस होगा। माइड्रियासिस मतलब कि प्यूपल क्या होगी, यहाँ पे बड़ी होगी, ठीक है, प्यूपल का साइज़ बड़ा होगा। वहीं यदि सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होगी, अब सर्कुलर मसल्स यदि रिलैक्स है, ठीक है, तो माइड्रियासिस होगा। कैसा, पेसिव माइड्रियासिस, यहाँ पे एक्टिव एंड पेसिव दोनों होगा। वहीं यदि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मायोसिस होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्फ़ा 1 को मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। अल्फ़ा 1 कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, अल्फ़ा 1 को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे माइड्रियासिस होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, क्योंकि ये वाले जो पार्ट है ये अपना ये वाला जो पार्ट है ये एंटी एड्रेनर्जिक का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें मायोसिस कराना, सॉरी मिड्रियासिस कराना है, तो मिड्रियासिस का पार्ट हो जाएगा अपना किस में, एड्रेनर्जिक में, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में क्या होता है, मिड्रियासिस होगा। मिड्रियासिस मतलब कि जो प्यूपल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। कैसे होगा, जो रेडियल मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, यहाँ पे लिखा है ना GQ का काम होगा कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्यूपल होगी डायलेट मतलब मिड्रियासिस, ठीक है। और GI का काम, इनहिबिटरी का काम कैसा होगा, लेस आउटफ्लो ऑफ यूरिन एंड स्टिमुलेशन, इसका वैसे ज़्यादा कोई रोल ऐसा कुछ होता नहीं है। अल्फ़ा 2 का काम है ये, प्रेजेंट इन प्री साइनेप्टिक, मोस्टली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने में ये काम करता है। बीटा 1 का मैंने सबसे ज़रूरी काम बताई थी कि हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है। बीटा 2 का काम होता है ब्रोंकाई, GIT, ब्लैडर, यूट्रस, इन सब में रिलैक्सेशन का काम होता है, ठीक है। बीटा 2 और बीटा 3 ये दोनों रिलैक्सेशन का काम करते हैं, जबकि जो बीटा 1 है वो स्टिमुलेशन का काम करेगा, वो बढ़ाने का काम करेगा, और बीटा 2 एंड बीटा 3 रिलैक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। बीटा 3 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू में, लाइपोलिसिस करेगा फैटी टिश्यूज़, ये याद बस रखना है आपको। समझने वाला पार्ट यहाँ पर है, लिवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, स्केलेटल मसल्स में ट्रेमर ऑन स्टिमुलेशन करेगा, स्केलेटल मसल्स एंड कोरोनरी आर्टरी ब्लड वेसल्स, वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी,
ठीक है, डायलेट करेगी, रिलैक्स करना है ना उसको, तो रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या डिक्रीज़ होगा, ये आप बताइए। यूट्रस में रिलैक्सेशन करेगा, ठीक है, रिलैक्स करेगा मतलब डायलेट करेगा, ठीक है। तो जब डिलीवरी पोस्टपोन करानी होती है तब हम बीटा 2 का यूज़ करते हैं। एगोनिस्ट, यहाँ पे हम जितनी भी हम ड्रग्स की बात करेंगे वो अल्फ़ा एंड बीटा की एगोनिस्ट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं हम एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है। अभी हम एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम पर बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एंटी लगा देंगे तो वहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है। मतलब अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों के अपोजिट में वर्क करेगी, बट यहाँ पे हमें जो भी काम कराना है वो उसके साथ साथ काम कर रहा है, ठीक है। ये हम उसके लिए काम करते हैं। मैं आप लोगों को देखिए, अल्फ़ा 1 का काम होता है GQ मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कराना। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, जो हमारी पीपल है उसको मिडियासिस मतलब कि उसको डायलेट कराएगा। डायलेट कैसे कराएगा, जो रेडियल मसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा के, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो हमारी पीपल है वो मिडियासिस होगी, मतलब उसका मिडियासिस होगा मतलब डायलेट होगी, ठीक है। फिर हम अल्फ़ा 2 की बात करें तो GI इनहिबिटरी एक्शन करेगी। मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे होता है, ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है और वहाँ पर जाके BP को डिक्रीज़ करने का काम करता है। BP कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड समटाइम हम बीटा 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसो डायलेशन कराता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो BP है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हम BP को कम करने के लिए हम अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2 का हम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हम अल्फ़ा 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। बीटा 1 और बीटा 2 का काम होता है रिलैक्सेशन का, बीटा 3 का भी काम होता है रिलैक्सेशन का। अब बीटा 2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो GIT में प्रेजेंट होगा, ब्रोंकाई में क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन में मतलब अस्थमा में, ठीक है। और अस्थमा में कभी भी हम बीटा 2 का एंटागोनिस्ट यूज़ नहीं करते हैं, बीटा 2 को हम ब्लॉक कभी नहीं करते हैं। बीटा 2 को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ब्रोंकाई जो होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हम कभी भी हम बीटा 2 का एंटागोनिस्ट का हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा ही जब भी अस्थमा के पेशेंट होंगे तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट का यूज़ किया जाता है, ना कि एंटागोनिस्ट का, ओके। ब्लैडर को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए, डिलीवरी पोस्टपोन करने के लिए, स्केलेटल सिस्टम, कोरोनरी हार्ट जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें भी ब्लड वेसोडाइलेशन कराता है, लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन कराने के लिए, स्केलेटल मसल्स में ट्रेमर स्टिमुलेशन, ये वो, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में लाइपोलिसिस एंड फैटी टिश्यूज़, ठीक है। तो इन सबको आप लोग याद कर लेना, इजी है, हो जाएगा याद, ठीक है। बस इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये ऐसा समझना है कि इसको आप लोग अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। ये याद तो हमेशा हर कोई कर ही लेता है, बट हर कोई इसे अप्लाई नहीं कर पाता, तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर एपिनेफ्रिन की जो ड्रग्स होती हैं वो, ठीक है। इसमें 3 तरीके के ये क्लासिफिकेशन है। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एंड मिक्स्ड। डायरेक्ट में जो कि डायरेक्ट ही अल्फ़ा एंड बीटा पे जाके फाइंड हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जाएंगे अपनी डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, फिर कैटेकोलमाइन, ठीक है। नॉन कैटेकोलामीन में यहाँ पे जाएगा ज़ाइलोमेटाजोलिन, क्लोनिडीन, फिनाइलएल्फ्यूरिन, साल्ब्यूटामॉल, ये नॉन कैटेकोलामीन। रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें जाएगा कोकेन, TCA, जो रीअपटेक होती है ना उसको इनहिबिट करने के लिए। अब वो इनहिबिट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो हमारे नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, कभी कभी अपने रिसेप्टर पे जाकर बाइंड नहीं होते और वो फिर से जाकर वेसिकल में चले जाते हैं, ठीक है, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर में जाकर वहाँ चले जाते हैं। तो उसे ही इनहिबिट करने के लिए हम अक्सर कोकेन एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज़ करते हैं। एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट, आई थिंक आप लोगों के लिए इतना इनफ है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, रिसेप्टर किस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होता है, अगर ऐसे उन रिसेप्टर पे जाकर बाइंड होने के बाद वो क्या क्या इफेक्ट अपना शो करते हैं, फिर वो उनकी ड्रग्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हमने देख लिया है, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछेगा एंड मिलते हैं हम आगे की वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।